दूसरा, यूज द रॉ मटेरियल्स एंड कन्वर्ट्स इट इनटू फिनिश्ड गुड। इंडस्ट्री का पर्पस क्या है कि वो रॉ मटेरियल्स को यूज करके और फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब जिनको आप इस्तेमाल कर पाए ऐसे फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं, देन दैट थिंग इज कॉल्ड इंडस्ट्री। आपने कहीं से कोई कच्चा सामान लिया, मिनरल्स लिए, ओर्स लिए, कोई प्रोडक्ट लिया, शुगर केन लिया और आपने शुगर प्रोड्यूस किया, तो आप एक इंडस्ट्री हो गए। आपने कहीं से कुछ लिया, गेहूं लिया और उसको आटा बना दिया, तो आप इंडस्ट्री बन गए। आपने कहीं से आयरन का ओर लिया और उससे स्टील में कन्वर्ट कर दिया, तो आप इंडस्ट्री हो गए। आपने कहीं से कॉटन लिया और उससे फिर धागा, ये सब चीजें बनाई, तो आप उस तरह से हो गए। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं अपने यहाँ जो स्मॉल स्केल पे हैं। तो उसको कैसे डिफाइन किया जाता है एक बार उसके बारे में देख लेते हैं। तो यूज ऑफ स्मॉल एज अ डेजिग्नेशन इन द इंडस्ट्री डिफरेंशिएट वन सेट ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम अदर्स। कंपैरेटिवली इट इज द स्मॉल इन ऑपरेशन। इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऑपरेशन जो स्केल है, इसका स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो छोटा है। नेक्स्ट इज इसमें एम्प्लॉयमेंट कम है, जो एम्प्लॉयमेंट का स्केल है वो भी कैसा है? कम है। नेक्स्ट इज इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे उसका जो स्केल होगा, मतलब कितने अमाउंट ऑफ या कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कितने साइज ऑफ प्रोडक्ट्स जो ये डेवलप करेंगे वो भी स्मॉल होगा। नेक्स्ट इज जो कैपिटल आप इन्वेस्ट करोगे वो भी कम रहेगी। तो ये सारी चीजें कम कम हैं, इसलिए इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोला जाता है। इसी के अपोजिट अगर अपन कहें कि कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, तो उसमें ऑपरेशन का जो पैमाना होगा वो भी लार्ज होगा, बहुत बड़े स्तर पे काम किया जाएगा, बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा, जो प्रोडक्ट्स होंगे वो भी लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल और टेक्नोलॉजी जो इन्वेस्ट की जाएगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। Thus, in small sector shares unique problems compared to others. In the case of manufacturing units, small industries are to be expected to have a unique set of problems in relation to their smallness. तो लोग कहते हैं ना कि हर व्यक्ति की अपनी अलग समस्याएं होती हैं, तो वैसे ही every type of industry have its own problems, उनके advantages भी हैं और disadvantages भी हैं। तो उसी को समझने के लिए अपन इंडस्ट्रीज को अलग अलग हिसाब से क्लासिफाई कर रहे हैं कि कैसे इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया उन्होंने कहा कि दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आप उसमें कितनी पूंजी का निवेश करेंगे उसके अनुसार अपन इंडस्ट्रीज को अलग अलग भागों में उसका वर्गीकरण कर रहे हैं, उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया अपन ने कहा कि नंबर 1 इज कॉल्ड माइक्रो इंडस्ट्रीज और टाइनी इंडस्ट्रीज। सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज हैं उसको अपन बोल रहे हैं कि वो माइक्रो, मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म उद्योग। जैसे अपन बोलते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवी, तो वैसे ये उद्योग कैसे होगा? सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटे स्केल पे। एक घर में कोई व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा है तो वो हो जाएगा। किसी ने खाने की गाड़ी, ठेला, छोटा सा दुकान खोला हुआ है तो वो भी आपका माइक्रो इंडस्ट्री हो जाएगा। कोई घर से दर्जी का काम कर रहा है, कोई चीज बना के बेच रहा है, तो वो भी माइक्रो इंडस्ट्री हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इसमें क्या आता है? टाइनी इंडस्ट्रीज और द टाइनी सेक्टर यूनिट्स में बी कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। ये उस पूरे अपने बड़े से प्रोडक्शन सिस्टम का सबसे छोटा हिस्सा है। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट इन 1980, अब इसका ये डेफिनेशन दिया हुआ है, देखिएगा। A tiny industry may be defined as a unit where investment in plant and machinery is up to 5 लाख। अगर आप 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अप टू 5 lakhs, इसका मिनिमम कुछ नहीं है लेकिन मैक्सिमम कितना है? 5 लाख। And these must be located on their location must be in a town having population of 50,000। आप किसी ऐसे शहर में अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं जहां की जनसंख्या 50,000 या उससे कम हो और आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख से कम है, तो आपका जो बिजनेस है वो क्या कहलाएगा? माइक्रो इंडस्ट्री कहलाएगी।
लेटर द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन प्लांट एंड मशीनरी वाज रेज्ड अप टू 25 लाख। अब उसको धीरे धीरे जाके, मतलब शुरुआत में इतना है और आगे जाके आप उसको 25 लाख तक बढ़ा सकते हो। 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट, मतलब बाद में जब बढ़ाया जाए, इनिशियली वो 5 लाख तक का था। छोटे से शहर में आपकी इंडस्ट्री थी जिसकी जनसंख्या 50,000 या उससे कम है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इट इज अ माइक्रो इंडस्ट्री, मतलब ये सूक्ष्म उद्योग है। जैसे आपने दोने बनाने की मशीन लगाई, दोना पत्तल बनाया जा रहा है, डिस्पोजल ग्लासेस बनाए जा रहे हैं, नॉर्मल पत्तल बनाने का काम किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे जो काम है, जो बर्तन भांडे बनाने का काम करते हैं, है ना, नॉर्मल जो चीज की जाती है, जो हैंडीक्राफ्ट आर्टिशियंस होते हैं, या जो हैंडलूम कपड़ा बनाने का काम करते हैं, वुलन शॉल्स वगैरह बनाते हैं, तो ये सब आपके माइक्रो इंडस्ट्रीज के सॉर्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब आते हैं अपन लघु उद्योग पे। स्मॉल स्केल को हिंदी में बोला जाता है लघु उद्योग। अब 1988 की पॉलिसी के हिसाब से क्या है, एन इंडस्ट्री इन विच द इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स्ड एसेट्स एंड मशीनरी मे नॉट एक्सीड 1 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए आपके मशीनरी और एसेट्स में। एसेट्स मतलब आपकी पूंजी, आपकी जमीन, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका फर्नीचर, बाकी सारी चीजें, उनका जो टोटल है वो 1 करोड़ से कम होना चाहिए। फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स द लिमिट में अप टू 5 करोड़। अगर आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट भी करता है तो उस केस में इसकी स्केल कितनी है, 5 करोड़ तक की। Small scale industries are larger than cottage industries. They generally manufacture the routine products such as shoes, detergents, tooth powder, etc. इन सारी जो इंडस्ट्रीज को अपन किस कैटेगरी में रखते हैं, आपके स्मॉल स्केल मतलब लघु उद्योग के। अब मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, अगला क्लासिफिकेशन आता है मीडियम, जो मध्यम है, मतलब वो लार्ज भी नहीं है और स्मॉल भी नहीं है, वो मीडियम कैटेगरी में आता है। So medium scale industries are larger than SSI, small scale industries. In comparison to large scale industries, the investment in fixed asset machinery remain low. The investment limit keeps on changing from time to time. However, it may be range between 5 से 10 करोड़। स्मॉल स्केल में अपन ने देखा था कि वो 5 करोड़ तक था, यहाँ पर 5 से 10 करोड़ के बीच में है। इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। और लार्ज स्केल की बात करें तो उसमें ह्यूज कैपिटल ऑन प्लांट एंड मशीनरी विच हैज नो लिमिट, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। ऑटोमेटिकली वो 10 करोड़ से तो ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन उसका कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। दे आर बाउंड बाय सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। दे आर रिक्वायर्ड टू स्टिक विथ फैक्ट्रीज एक्ट। एक फैक्ट्री का एक्ट है गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से उसे काम करना पड़ता है। They are bound to pay salaries and other benefits to their employees in accordance with government consideration. सरकार ने कहा है तो उतना पैसा उसको भरना पड़ेगा, जिसमें पीपीएफ काटना जरूरी है, उसका प्रोविडेंट फंड देना जरूरी है, पेंशन स्कीम्स भी कई सारे इंडस्ट्रीज कंपनीज में रहते हैं, तो उसके हिसाब से वो काम करना पड़ता है। Their branches may be spread over the entire country as well as abroad. अब जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हैं, टिस्को, ग्रेसिम, हिंदुस्तान यूनिलीवर आर एग्जांपल्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ये है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जिसका नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कितना भी बड़ा प्रसार हो सकता है। अब आगे बात करते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है, वो है सबसे पहला कहलाता है रूरल इंडस्ट्री। रूरल का मतलब है जो ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में जो इंडस्ट्रीज डेवलप की जाती हैं, that are called rural industries. By the term rural, it is meant an industry appropriate for rural areas are democrated by the census record. The concept here are has a special demographic undertone. इसको डेमोग्राफी के हिसाब से डिसाइड किया। डेमोग्राफी का मतलब है कि आप किस लोकेशन में इंडस्ट्री है, उसके हिसाब से इसको निर्धारित किया जाता है। The rural industry serves the requirement of rural people as well as other markets. नेक्स्ट इज कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब ये देखिए यहाँ पर एक टेबल के फॉर्म में बताया गया है
कि कैसे उस इंडस्ट्रीज को, कॉटेज को डिवाइड करते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला हो गया रूरल कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री को हिंदी में कहा जाता है कुटीर उद्योग, कुटीर। अब एक तो हो गया रूरल कॉटेज इंडस्ट्री और दूसरा हो गया अर्बन कॉटेज इंडस्ट्री। अब रूरल में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि मैट्स, बास्केट्स, बीड़ी, रोप, कॉटन यार्न, ये बनाने का जो काम है वो आ जाएगा आपका रूरल कॉटेज इंडस्ट्री में। और फुल टाइम में क्या आ जाएगा इसमें, फुल टाइम पॉटर, पॉटर मतलब जो होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, गोल्ड स्मिथ मतलब सोनार, और कॉबलर मतलब जो जूतों का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें आप मिक्स करके इनको रूरल कॉटेज इंडस्ट्री में डाल सकते हैं। और अर्बन में आ जाएगा आपका काइट एंड टॉयज मेकिंग, पतंग और खिलौने बनाने वाले, पेंटिंग और डाइंग, डाइंग का मतलब होता है जो कपड़ों पे रंग करते हैं, रंगरेज जिसको बोलते हैं। हाँ सर। है ना, तो ये डाइंग वाले जो लोग हो गए वो आ गए आपके अर्बन कॉटेज इंडस्ट्रीज में। और फुल टाइम में आ जाएंगे यूटेंसिल्स मतलब बर्तन बनाने वाले, कारपेंट्री लकड़ी का काम करने वाले, हैंडीक्राफ्ट्स हाथ हथकरघा करने वाले, और स्कल्पचर मतलब मूर्ति बनाने वाले। तो ये सारे जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, दे ऑल आर कॉटेज इंडस्ट्रीज। इसके लिए आपको कोई बड़ा सा सेटअप नहीं होता इसका, इनका काम अपने लोकल लेवल पे ही किया जाता है, या तो जनरली घर में या किसी छोटी सी जगह पर, और उसका उसी लोकल मार्केट के लिए उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब कॉटेज इंडस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? मेनली ट्रेडिशनल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कॉटेज इंडस्ट्रीज। जनरली ये परिवार के साथ चलते पीढ़ी दर पीढ़ी करने वाला काम है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जो बिजनेस है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। आप अगर कारपेंट्री की बात करें, किसी सोनार की बात करें, अगर लोहार की बात करें, कोई इस तरह के बिजनेस में है, व्यापार में है, तो ये बिजनेस उनका पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाता है। नेक्स्ट, मेनली डन बाय मैनुअल लेबर। जितना भी सारा काम है वो मैन्युअली किया जाता है, इसमें मशीन्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है। जितने भी कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो टूल्स का यूज करते हैं, मशीन्स का यूज कम करते हैं। दे फुलफिल द लोकल डिमांड, अपने लोकल एरियाज में। अब जैसे आपने नहीं सुना होगा कि किसी का मटका कोई बनाए और उसको एक्सपोर्ट किया जाए यहाँ से अमेरिका, नहीं सर। है ना, क्योंकि उसको हैंडलिंग उसका मुश्किल है और ये सारी चीज़ें मुश्किल हैं। तो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। दे परचेज द रॉ मटेरियल फ्रॉम लोकल मार्केट ओनली, वो अपना जो रॉ मटेरियल है वो भी लोकली अरेंज करते हैं, बाहर से नहीं यूज करते। वेरी स्मॉल कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन सच इंडस्ट्रीज, बहुत छोटी पूंजी का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर बेसिकली डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वेयर वेज पेड लेबरर्स आर एम्प्लॉयड वेरी रेयरली और कैजुअली। ये सब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है और इसमें तनख्वाह पे किसी व्यक्ति को, सैलरी बेस्ड कोई व्यक्ति इस पे काम नहीं करता। जनरली परिवार के लोग ही उसमें काम करते हैं। अगला आता है एंसिलरी इंडस्ट्री। ये राघवेंद्र का डाउट था तो वहां पर अपन पढ़ सकते हैं। इन एंसिलरी इंडस्ट्रीज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक की इंडस्ट्री हो सकती है। दे मैन्युफैक्चर टूल्स। अब ये देखिएगा ये क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, तो टूल्स का मैन्युफैक्चर करते हैं, मशीन पार्ट्स। नेक्स्ट इज मशीन पार्ट्स, मतलब बड़ी बड़ी मशीन को में जो पार्ट्स होते हैं वो बनाने का काम किसका है, एंसिलरी इंडस्ट्रीज का। एंसिलरी इंडस्ट्री को अपन सपोर्ट या सप्लीमेंट्री इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। मतलब इसका जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये बाकी चीजों को बनाने में मदद करेगा, इसलिए उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। एंड अदर कंपोनेंट्स इन ऑर्डर टू असिस्ट देयर पेरेंट यूनिट ऑफ लार्ज स्केल, मतलब उसका जो पेरेंट यूनिट है, मान लीजिए मैंने गाड़ी के पार्ट्स बनाए, उसका पेरेंट यूनिट कौन हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जो कंपनीज पार्ट्स बना रही हैं वो कंपनीज क्या हो गई, एंसिलरी इंडस्ट्रीज। इनके द्वारा बनाए गए पार्ट्स को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज अपने यहाँ यूज करेंगे, ऐसा। दे सेल और प्रोवाइड 50% ऑफ देयर टोटल प्रोडक्शन टू देयर पेरेंट यूनिट ऑफ लार्ज स्केल। तो वो आपका अधिकांश जो चीजें होती हैं उसको बेच देती हैं अपने लार्ज स्केल पे, और बाकी का फिर वो नॉर्मल इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यस सर, समझ गया। है ना, तो ये है आपका एंसिलरी इंडस्ट्री। अब आगे उसी तरह से कि डिफरेंस वाला पॉइंट दिया गया है, जो पॉइंट अपन ने ऊपर डिस्कस किया है। तो उसमें अपन ने बेसिकली क्या किया,
ये जो पॉइंट्स इन्होंने बनाए हैं, 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं अपने को स्क्रीन पे, इन पॉइंट्स के बेसिस पे हमने कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया है। सबसे पहला हो गया एम्प्लॉय। अगर कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें जो घर के लोग हैं वो ही एम्प्लॉयज हैं, कोई बाहर का सैलरी वाला एम्प्लॉय आपके यहाँ नहीं काम कर रहा। लेकिन जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करोगे उसमें कुछ वर्कर्स हैं जो सैलरी पे काम करते हैं। प्रोडक्शन का मेथड कैसा है? तो कॉटेज इंडस्ट्री में आप ट्रेडिशनल गुड्स का प्रिपरेशन करते हैं, लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, कारपेंटर, या इस तरह के जितने भी रिलेटेड आपके प्रोफेशंस हैं उन सबको यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन्स। स्मॉल स्केल में मशीन्स का इस्तेमाल करके अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। प्रोडक्ट्स जो कॉटेज के होते हैं वो कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं। अब इसको देखने वाली बात है, जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो कंज्यूमेबल है, मतलब कुछ समय बाद वो चीज खत्म हो जाएगी। आपने मिट्टी का घड़ा बनाया तो ऐसा नहीं है कि आप आज एक मटका खरीद लो और वो मटका तुम्हारे सालों साल चलेगा। आपको हर 1-2 सीजन के बाद उसे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जो स्मॉल स्केल की चीजें हैं वो लंबे समय तक चलने वाली होती हैं, जैसे कि मशीन्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ये सारी चीजें। और इसके अलावा वो कंज्यूमेबल चीजें भी मैन्युफैक्चर करते हैं। इंडस्ट्री जो कॉटेज वाली है वो जनरली आर्ट बेस्ड है, एक किसी कला मतलब कलाकारी पे बेस्ड है। अब लकड़ी का सामान बनाना सबके बस की बात नहीं है ना? सोने के आभूषण बनाना सबके बस की बात नहीं है। आप लोहार का काम करना सब लोग नहीं कर सकते। ये पीढ़ी दर पीढ़ी पुश्तैनी जो कला चली आ रही है उस पे बेस्ड इंडस्ट्री होती है। लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसमें आर्ट का कोई रोल नहीं है, कोई भी आओ कोई भी बनाओ। नेक्स्ट रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल हमको कॉटेज के लिए लोकल मार्केट्स में अवेलेबल होगा, लेकिन जब आप स्मॉल स्केल की बात करेंगे तो आपको दूर दूर से भी रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ सकती है आपकी जरूरत के हिसाब से। तो इस तरह से हम इन सारी चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब आप लोगों के जो डाउट्स थे वो थोड़े से क्लियर हुए होंगे इस चीज से। यस सर। अब आज अपन ने 2 क्लास में जो भी डिस्कशन किया है आपको मुझे बता सकते हैं, अगर कोई डाउट हो तो अपन उस पर बात कर सकते हैं, नहीं सही है ना? तो आपके जितने भी डाउट्स थे वो अपन ने यहाँ तक आज की क्लास तक कवर कर लिए हैं। अब कल की क्लास से फिर अपन अपना कंटिन्यू करेंगे, जो अपन इंस्टीट्यूट्स पढ़ रहे थे अलग अलग गवर्नमेंट पब्लिक, उसके बारे में बात करेंगे। यस सर। ठीक है ना? राघवेंद्र का काम केवल सोना है। किसका सर? तेरा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। दाढ़ी बढ़ा रहा था अभी तो। बहुत मेहनत लगती है उसमें। बाबा बन गया सर ये तो। वही तो कह रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है उसमें। और सर मैं 3 महीने तक खत्म हो जाएगा, फिर काटूंगा, उसे बढ़ता ही आ रहा है सर।